भूमि पर बैठे हैं और जरा पूछो लोगों से जिन्होंने जंगल काट के तमाम हाथी, शेर, सांप और बीमारियों का मुकाबला किया, हैदर ताऊन का मुकाबला किया जब आने जाने का रास्ता नहीं था। इन लोगों ने उस भूमि को आबाद किया और आबाद करने के बाद आज ये सरकार ये कहती है कि हम इन्हें उजाड़ फेंकेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अमन चैन के साथ इस सरकार को जवाब देंगे। और साथियों याद रखना, अभी तो गांव में है, फिर ये शहर में आने वाला है मामला। इनकी गर्जन शहर में भी है। मैं कहना चाहता हूं कि जब ये आबाद हो रहे थे तब कहां थे ये कर्मचारी, कहां थे ये ऑफिसर, कहां थे? हेलो, आवाज दो, हर जोर जुल्म की टक्कर पर, हर जोर जुल्म की टक्कर पर आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुष्कर सिंह धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीबों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीबों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे आज जसपाल जी एक बात याद आती, जब मैं 88 में चेयरमैन बना और मैंने दुर्गापुरी दिनों खड़ंजे करते थे, मैंने वो भिजवाए तो शमीम साहब एसडीएम थे काशीपुर में, परगना काशीपुर में थाना। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहने लगे कि आपने खड़ंजे क्यों भिजवाए? मैंने कहा जमीन के लिए भिजवाया। बोले नहीं बिछा सकते। मैंने कहा हम बिछाएंगे, पक्के नहीं करेंगे। वजह यह है राशन कार्ड हमारे हैं, आधार कार्ड हमारे हैं, सूची में वोट की लिस्ट में नाम हमारे हैं, और हम इन्हें वंचित कर दें, ये कदापि नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई हमारी सरकार से है, इस ऐसी सरकार से है, भारतीय जनता पार्टी जिसका तख्ता ही पलट दिया कर्नाटक के अंदर। ऐसी अगर हरकतें होंगी तो तख्ता पलटने के लिए हाथ उठा के तैयार हो जाओ, दोनों हाथ। तो साथियों, इन जैसे कद्दावर, रंजीत जैसा आदमी, मैं आज हॉस्पिटल से आ रहा हूँ प्रमोद साहब के वहां से, मगर इनकी एक आवाज पे मैं यहाँ खड़ा हूँ। जसपाल भाई आए हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और ये मत समझो खुला राम का हट गया, अकरम का हट गया, गुजर भाई का रह गया। नहीं, सब पे बात दावा को सुबह के 5 बजे जाकर उन्होंने पार कर दिया, पता नहीं दिया। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि हमें सरकार के खिलाफ बोलना है। जहाँ तक कर्मचारियों की, ऑफिसरों की बात है,
तो वो तो एक आदेश के गुलाम, जैसा आदेश मिलेगा वैसा वो करेंगे। मगर हमारी लड़ाई, मैं अब भी कह के जा रहा हूँ, अगर 10 बार भी आना पड़े तो भीड़ इससे बढ़ के आने की। मैं ज्यादा ना कह करके शेर पढ़ता हूँ। राजू, जब एक कड़ी से वाबस्ता एक और कड़ी हो जाती है, जब एक कड़ी से वाबस्ता एक और कड़ी हो जाती है, तब रस्में मोहब्बत में फंसकर जंजीर बड़ी हो जाती है। और हम तो क्या दोस्त, एक इंसान है, पत्थर भी अगर मिल जाते हैं दीवार खड़ी हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, मेरे आस यहाँ का तो कम न कर, ये जल रहा तो जला करे, मगर इन हवाओं को तो रोक दे। ये सवाल सारे चमन का। तवज्जो, गिरे जमीन पे जो मेरा लहू तो गम ना कर, गिरे जमीन पे मेरा लहू राजू तो गम ना कर, तू इस लहू से मैं कुछ गुलाब पैदा कर, इस लहू से मैं कुछ गुलाब पैदा कर, तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो भी इनकलाब पैदा कर। ज्यादा ना कहते, धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब मैं अपने ब्लॉक के अध्यक्ष श्री देशबंधु रावत जी से आग्रह करूंगा। देशबंधु रावत जी, धन्यवाद बोलूंगा। आज के अल्लाह बोल धामी सरकार के खिलाफ आज इस कार्यक्रम में हमारे मौजूद नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी और हमारे क्षेत्र के ऊर्जावान संघर्षशील और पूर्व विधायक रंजीत रावत जी और यहाँ पर उपस्थित सभी पीड़ित परिवार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि धामी सरकार जो है ने मन बना रखा है कि जो गरीब परिवार हैं उनके घर उजाड़ना। साथियों, जब कोई भी सरकार होती है वो जनहित के लिए काम करती है, लेकिन ये उसके विपरीत काम कर रहे हैं। इनको जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जो भूमिहीन है, उनके लिए घर बनाने चाहिए और उल्टा जो पहले से घरों में अपने निवास कर रहे हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है गरीबों के लिए कुछ करना नहीं चाहती, उल्टा उनके लिए घर जो उनके बसे बसाए घर हैं वो तोड़ना चाहती है। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपके लिए हम जमीन से लेकर आपके लिए जहां तक होगा हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पीछे हमारे साथ जो हमारा ताकत है, हमारे पूर्व विधायक रंजीत रावत जी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, इनका पूरा सहयोग हमारे साथ। तो साथियों, ये लड़ाई अभी आगे जारी रहेगी। जैसा कि आपको विदित है कि धामी जी का स्टेटमेंट है कि जो भी अतिक्रमण की जद में आए उसको उखाड़ दो, उसको तोड़ दो। तो हमें जो है संघर्ष करना पड़ेगा, हमें बटना नहीं होगा। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि आपको अपनी लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और जब तक सरकार चेती नहीं तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम हर प्रकार से तैयार हैं। हम जो है ये लड़ाई जारी रखेंगे और आपका सहयोग जिस प्रकार से आपने आज यहाँ पर आप एक सामूहिक प्रयास किया आप लोगों ने आके, तो उसी प्रकार से आगे भी इसको निरंतर जारी रखना है और जो है सरकार की आंखें खोलनी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार करता हूँ कि आप लोग यहाँ पहुंचे और जो है धामी सरकार की आंखों को खोलने का काम आपने किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं संजय भाई से अनुरोध करूंगा, सर रामनगर विधानसभा से जितने भी हमारे सम्मानित साथी अतिक्रमण की जद में आए
हम सभी लोगों के साथ सहयोग करने के लिए यहाँ पहुंचे। मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से सरकार से कि जब आप वोट मांगने इस जनता के पास आते हैं तो हम अतिक्रमणकारी नहीं होते। अगर आपके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है और आप मानते हैं कि श्रम नाम की कोई चीज होती है तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं, किसी जनता को आप जनता नहीं मान रहे, जिस जनता को आप ये कह रहे हैं कि अतिक्रमणकारी है तो उनके वोटों की जीत आपको रखने का कोई अधिकार नहीं। और मैं इस मंच के माध्यम से अगर मेरी आवाज शासन के कानों तक पहुंचे तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग कोई विदेश से आकर बसे हुए लोग नहीं हैं। अगर मैं चाहूंगा तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा। यहां से लेकर पहाड़ और प्लेन तक हर व्यक्ति कम से कम 50-50 वोट को खाने की क्षमता रखता है। हमारा जाने का मतलब इस सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोकना होगा। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मैं अकेला इतनी क्षमता रखता हूं कि मैं 5000 वोट खा सकता हूं। और मेरा प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस सरकार के निरंकुश डंडे से परेशान है वो आज यहां से ठान के जाएगा कि वो अपने ही नहीं अपने समझ, क्योंकि एक बात आप मान के चलिए, ये डर जो होता है ये बहुत शक्तिशाली होता है। जितना डर आप अपने आप में मानते हैं, जितना डर हम कर रहे हैं कि हमारे मकान इसकी जद में आएंगे, उससे ज्यादा डर आपके रिश्तेदार, आपके सहयोगियों के मन में है कि कहीं ये अगर के मकान टूटे तो हमारे पास ना आ जाए। इसलिए उन सबसे कहिए कि अगर आप चाहते हैं कि हम बचे रहें तो हमारे साथ खड़े होइए, हमारे साथ सहयोग कीजिए। और इस सरकार को, जिसको आपने हिंदू बन के वोट दिया, और आपने नतीजा देख लिया होगा कि छोटा रिचार्ज बनने के चक्कर में, धामी ने छोटा रिचार्ज बनने के चक्कर में, क्योंकि मोदी जी ने तो या योगी ने तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया, लेकिन इसने ना गर्जा छोड़ा ना सीता बनी। आप सोचिए कि जिस कोर्ट का आदेश है कि 50 साल या 60 साल से पुराने, उनको तोड़ने का कोई आदेश नहीं। डकली बाबा का मजार कम से 140 साल पुरानी। आपका सीता बनी पुरातत्व विभाग में आता है। पुरातत्व विभाग का मतलब है कि सरकार के संरक्षण में, जिसके संवर्धन के लिए, जिसके अच्छे उसके लिए सरकार पैसा देती है उसको, यानी कि कोर्ट के आदेशों को किसी लोकतांत्रिक संस्था को सरकार मानने को तैयार नहीं। आपने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के फेर में पड़ के एक ऐसी तानाशाह सरकार को अपने सिर पर बैठा लिया। आपने ये नहीं सोचा कि जो अपनों के नहीं हुए, हम किसी को मकान अगर किराए पे देते हैं तो हम पहले पूछते हैं कि वो 20 बच्चों वाला है या नहीं है। लेकिन आपने एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया कि जो हम तो और हमारे दो के अलावा सरकार जानता ही नहीं चलाना। आप सोच सकते हैं कि हजारों एकड़ जमीन जो सरकार की निगाहों में चुभ रही है, जिसे आज इसने हमें अतिक्रमणकारी बना दिया, जबकि सरकार का अपना डॉक्यूमेंट कहता है कि खाली वन ग्रामों के अंदर कम से कम 25 से 30 हजार जनसंख्या रहती है। इसके अलावा सरकार के जो 9 डिपार्टमेंट, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे कोई सा भी हो, जिन्होंने सबको नोटिस दे दिए। अगर उस सब जनसंख्या का आप ये मान लें तो इस सरकार को नैतिक आधार पे कोई अधिकार नहीं है कि वो सत्ता में बनी रहे। मुझे किसी आदेश है कि मैं थोड़ा सा भैया, ओ भैया, ये खाम की जमीन है, इनकी जमीन नहीं है। खाम की जमीन है, इनकी नहीं है ये जमीन, इसलिए नहीं है। बोल दो, खाम की जमीन है हमारी, काली जिद में हमारी नहीं है। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी गिरधारी लाल जी को। वीडियो बननी है ना उनकी। गिरधारी लाल जी आंदोलन कर रखा हम लोगों ने यार, आज के जमाने में भी करते
उपस्थित हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय नेता माननीय रणजीत सिंह रावत जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय और पूर्व अरे ठंड में बैठा दो भैया, मुझे बैठा रहे हैं 12 बजे 12 बजे आ गई। और हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय यशपाल आर्य जी और इस सभा में उपस्थित सभी माताएं बहनें और समस्त अतिक्रमण से ग्रसित लोग, मैं इस संबंध में अवगत कराना चाहता हूं कि वन क्षेत्रों में बैठे हुए और सरकारी भूमि में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, ये सन 1955-56 के बैठे हुए हैं और सभी आजाद हिंद फौज और सेना में और स्वतंत्रता लड़ाई के वंशज है ये। और जिन लोगों को वहां पर भूमि आवंटित होने से बचे हुए थे, नई बस्ती, शिवनाथपुर, पुरानी बस्ती, हनुमानगढ़ी, पटरानी, 1970 में जब दहला नदी की बाढ़ आई थी, सभी राजस्व जमीन के मालिक थे ये और इनकी जमीनें ढेला नदी में चले गई तो पटरानी में बैठे हुए हैं। और अन्य लोग भी जो नहरों के किनारे आए, इनको जो है जो कोसी फीडर बना था, उस कोसी फीडर के भूमि के बदले नारायणपुर 151 जमीन के किनारे और नदी के किनारे इन लोगों को बैठाया गया था। और जो बाकी लोग हैं, जब हमारा उत्तराखंड यूपी में था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उधम सिंह नगर और नैनीताल एक ही जिला था, तो कुछ लोग हमारे जैसे सैनी समाज के लोग हैं, जाटव समाज के लोग हैं, अन्य जातियां भी हमारे यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके किसी ने 1 बीघा, किसी ने 1.5 बीघा, किसी ने 2 बीघा जमीनें लेके यहाँ पे बसे हुए हैं। अब जो सरकार की जो नीति है, जैसे कि इन्होंने 2000 का नोट बंद करके काला धन को सफेद करके और 2024 के इलेक्शनों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, उसी तरह जो है हमारे गरीब समाज के लोग जो वन क्षेत्रों में बैठ के अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं, उनको बेदखल करने की कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि 1980 में हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो सन 80 से जो जिस क्षेत्र में वन क्षेत्र में जिस भी सरकारी बिल्डिंग में बैठा हुआ है, वो उस से कोई नहीं हटाएगा। और 2006 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी एक अध्यादेश जारी किया था कि वन संपदा वन क्षेत्रों में बैठे हुए जो भी लोग हैं उनको वन संपदा के अधिकार का दोहन का अधिकार दिया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज मोदी सरकार, जैसा कि हमारे जो पहलवान वहाँ जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, महिला विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी और अदानी और अंबानी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये भाइयों बहनों और उपस्थित सभी सज्जनों से हमारा निवेदन है कि इसके बारे में आपको गंभीरता से सोचना होगा कि कल का भविष्य अगर इसी तरह से धरना प्रदर्शनों में ही वन विभाग और अन्य क्षेत्रों में जीत रहेंगे या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में देंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद गिरधारी लाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश महामंत्री श्री किशोरी लाल जी से कि 2 शब्द। बोलो भारत माता की, भारत माता की। साथियों, परेशान हाल तमाम जो पूछड़ी, कालू सैयद, रामपुर टोनिया, लेटी चोपड़ा रामपुर, सुंदरखाल, आमडंडा खत्ता, शिवनाथपुर पुरानी बस्ती, हनुमानगढ़ी, पठानी 24 बनग्राम। रंजीत भाई को सब मालूम है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नेता होना चाहिए हमारे पास जिसको बताना ही ना पड़े, तो खुद ही कह दे। हम उससे निवेदन न करें बल्कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करे। ऐसा नेता होना चाहिए कि नहीं? आज मुसीबत में तो आपके साथ कौन नेता खड़ा है? बोलो, रंजीत रावत है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसा नेता होना चाहिए। हाँ, तुमरिया डाम से, तुमरिया डाम भी देखो, नाम न लो तो नाराज हो जाते हैं। तुमरिया डाम भी है, तुमरिया डाम फर्स्ट, तुमरिया डाम सेकंड। अरे पटवानी है, कारगिल है, कुमगडार है, देवी नाला है, नथावाली है, नई बस्ती है, तुमरिया खत्ता है, 44 खत्ता है, नंबर 8 है। इतने नाम लो, 24 बनग्राम है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मुसीबत की घड़ी में जो खड़ा हो जाए, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, आपकी हर मुसीबत में आपको हौसला अफजाई करे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रंजीत भाई को, धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुसीबत की घड़ी में अगर नजर गई तो रंजीत भाई की तरफ गई कि नहीं? जो हमारा प्रतिनिधि बैठा है, विपक्ष का लीडर, आज रंजीत रावत के सामने कहने पर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आए? यह है सरकार को हिलाने की तरकीब। सरकार के कान पर जू नहीं रह गई। सरकार को पता नहीं है कि किस तरीके से गरीब ने मिट्टी के घर, झोपड़ियां तैयार करी। ये आज पक्के मकान थोड़े बहुत दिख भी रहे हैं तो इंदिरा आवास के दिख रहे हैं, अटल आवास का तो नंबर ही नहीं आ रहा है। इतने उसमें पैसे लगा दिए कि उसका नंबर ही नहीं है। इंदिरा आवास के मकानों से लोगों ने अपने छोटे मोटे घर बनाए और मिट्टी के घरों में रह करके, झोपड़ियों में रह करके, जंगलों में रह करके लोगों ने अपने बच्चों को पाला और पोसा। आज से नहीं, जब देश का विभाजन हुआ सन 47 से लेकर के पहले से गुर्जर लोग तमाम कश्मीर से लेकर के, हिमाचल से लेकर के और वो देहरादून से टनकपुर तक सारा गुर्जर समुदाय रहता है और जंगलों में रहता है। कौन उसकी पीड़ा को समझेगा? अरे सरकार में बैठे हुए लोगों, आपके संवेदनशीलता कहां चली गई? आप संवेदनहीन हो गए। आपको ये पता ही नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए लोगों के पास फीस के पैसे नहीं है, लोगों को कपड़ा बनाने के लिए कपड़ा नहीं है, लोगों के पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है। कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मानव हो एक समान, ऐसा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। बनाया इन्होंने ऐसा प्यारा हिंदुस्तान, ये तो उजाड़ने वाला हिंदुस्तान बना रहे हैं। जो कुछ बनाया था इंदिरा जी ने, जो कुछ बनाया था नेहरू जी ने, जो कुछ बनाया था राजीव जी ने, जो कुछ बनाया था नरसिंह राव जी ने, जो कुछ बनाया था लाल बहादुर शास्त्री ने, इन्होंने सब का सब बेचने का काम, उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और ये मंदिर के नाम से वोट लेने वालों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, भारतीय जनता पार्टी की जितनी विंग्स है, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो तमाम उनके बीच हैं, उन विंग्स को मैं कहना चाहता हूं कि जब आपने मंदिर के नाम से समाज को बांटा, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई शुरू करी और तब आपने मंदिर के नाम से वोट मांगा कि नहीं? राम मंदिर के नाम से वोट मांगा कि नहीं? और आज
उसी मंदिर को तोड़ने का तुम फरमान जारी करते हो, जिसने गर्गिया देवी हमारी आराध्य देवी का मंदिर भी तुमने उसमें लिखा हुआ है, आपने सीतावली का मंदिर लिखा हुआ है, आपने कालू सैयद का मंदिर लिखा हुआ है, अरे तमाम बेला शक्ति देवी का मंदिर लिखा हुआ है। आज मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी कर रहे हो। कैसे दोगले चरित्र के लोग हो आप? आपको समझ आनी चाहिए, आपको ये समझ जाना चाहिए कि अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी ये हुजूम बहुत बढ़ने वाला है। तमाम ट्रैक्टरियां मालधन चौर से, तुमड़ी अडाम से और पाटरानी से सब आ रही है। मुझे उसी में देर हुई तो मैं भी चाहता हूं, देर से आया हूं, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते जाग जाओ। आप और हमने भी उस समय कुछ गलतियां कर ली। अगर आज रंजीत रावत विधायक की कुर्सी पर होता तो इनकी हिम्मत होती कुछ करने की? हिम्मत होती क्या? सब बताओ, हिम्मत होती क्या? इसलिए गलती हमने करी है और आज मुसीबत में रंजीत रावत खड़ा है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एकता के सूत्र में हो जाएं। किसी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया भी था तो भी उसकी भी समझ दिमाग खुल जाना चाहिए कि ये तुम्हारे भी नहीं है, ये केवल अपनी कुर्सी के हैं, ये उजाड़ने वाले लोग हैं। इन उजाड़ने वाले लोगों को सबक सिखाना है। ये अभी अंगड़ाई है, आगे लड़ाई अभी ये समझो कि अभी तो शुरुआत है। हुजूम इकट्ठा करना है हमको, हुजूम करना पूरे उत्तराखंड में और यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में उसको एक अमली जामा पहनाना है कि वो महसूस करे, करण मेहरा का नेतृत्व महसूस करे कि सरकार में विपक्ष में बैठे हुए लोग मजबूत लोग हैं। अगर हम मजबूत लोगों के पीछे से नहीं खड़े होंगे तो निश्चित है कि गलती हो जाएगी और ये मनमानी करेंगे। आपको बहुत कुछ सुनाना था, सुनना था, लेकिन पहले से निर्देश है कि कम बोलना, मुझे कम बोलना बहुत पसंद है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद किशोरी लाल जी। अब मैं हमारे प्रदेश सचिव श्री सुमन जोशी जी से आग्रह करता हूं कि 2 शब्द। आज इस मंच में उपस्थित हम सभी लोगों को मालूम है कि किस वजह से हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी श्री यशपाल आर्य जी और हमारे बड़े भाई साहब जी, सभी लोग हमारे कांग्रेस के जन बहनें और सभी पीड़ित जनता यहाँ पर उपस्थित है। मेरा मानना है कि तानाशाही मानवता का एक अपमान है। ये सरकार बिल्कुल तानाशाह हो चुकी है। जिस गांधीवादी सोच से हमारी सरकार की रचना हुई थी वो सब खत्म हो चुका है। जो ये लोग कर रहे हैं ये बहुत गलत है और सत्ता के मद में ये लोग चूर हो चुके हैं। शीघ्र ही ये लोग अपनी जमीन पर आएंगे, ये मुझे विश्वास है और हम लोगों का संघर्ष कामयाब होगा। आप लोगों के साथ न्याय होगा। इसी के साथ में बिठा दिया जरा, सबको बिठा दो। अब मैं बुलाना चाहूंगा महिला नगर अध्यक्ष हमारी ललिता उपाध्याय जी। ललिता उपाध्याय जी 2 शब्द। भैया ठंड हो गई, बैठ जाओ। सभा में उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। नेताजी एवं यशपाल जी को मेरा प्रणाम। जैसा कि सबको पता है हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। हम ये इसलिए एकत्रित हुए हैं कि सबको पता है 24 वनग्राम अतिक्रमण की उसमें आ चुके हैं। अगर हम लोग सही समय पर नहीं जागे तो आपको पता है सब बेघर हो जाएंगे। आप सभी लोगों को पता है हमारा जो देश है लोकतंत्र का देश है। जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए है। इसलिए यहाँ का राजा एक कोई पर्सनल नहीं है। यहाँ का राजा हम सब लोग, आप स्वयं हैं और अपने लिए स्वयं लड़ सकते हैं। हम लोग भाग्यशाली है कि हमें ऐसे नेताजी मिले जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर का कि आपके साथ ये हैं। अगर हमारे साथ नेताजी नहीं होते, सोचिए आप लोगों का क्या होता। आप लोगों को लड़ना पड़ेगा और एक साथ इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। और आप आज देख रहे हैं मौसम कैसा हो रहा है। मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। क्यों साथ दे रहा है? मौसम भी कह रहा है कि अगर हम क्या होगा बताइए, अगर कुछ भी होता हमारे घर पर, हमारे सर पर छत नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे?
बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें बस सभी माताओं बहनों सभी को जाग कर और नेताजी के संरक्षण में अपने लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी तथा उनका सहयोग करना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं हमारी ब्लॉक की अध्यक्षा श्रीमती उषा जोशी जी बैठ जाओ भैया बैठ अब मैं ये महापत मालदन की नगर अध्यक्षा बसपा अच्छा वो भी आ रही है समझ जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा कमल तिवारी जी को। कमल तिवारी जी 2 शब्द जरा सा अपना ओजस्वी भाषण से युवा है और अपार पब्लिक का जन समर्थन है। हमारे विपक्ष के नेता माननीय श्री यशपाल आर्य जी के स्वागत के लिए और हमारे पूर्व विधायक श्री रंजीत रावत जी के मेहनत और उससे देखिए आप कितना समर्थन है। दीजिए कमल तिवारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों का बुजुर्गों और उनके सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ मैं माननीय रंजीत रावत जी का, जिन्होंने फिर एक बार बेड़ा उठाया है। आज से पहले भी सुंदर खालसा जिन्होंने बेड़ा उठाया था वो दिन भी सरकार को अपने फैसले पे मुंह की खानी पड़ी थी और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि रंजीत रावत जी के दूसरी बार बेड़ा उठाने पे सरकार को समस्त साथियों के संग बुजुर्गों से माता बहनों के संग आंदोलन के आगे फिर से झुकना पड़ेगा और अपने फैसले जो है वापस लेना पड़ेगा। दोस्तों तो ये सरकार है, ये धर्म के नाम पे जाति के नाम पे और मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट तो सब वर्ग के होते हैं, लेकिन जब बात आती है कार्य की तो केवल हिंदू मुसलमान करके अपने कामों को छुपाने के लिए एक भ्रमक जो हिंदुस्तान में फैलाती है वो उसका कार्य मात्र इतना ही है। आज जब इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी तो स्टार्ट की थली बाबा मजार से, तब इन्होंने अपने साथियों से कहा था कि हम तो केवल अभी मुसलमानों की मजारें तोड़ रहे हैं, लेकिन जब वो चीजें पूरी हो गई तो उसके बाद जब हिंदू के मंदिर की बात आई तो ये इन्होंने ये कह दिया कि ये अतिक्रमण पे है और वनग्राम में है तो हम इसे तोड़ रहे हैं। तो जो ये भ्रमता फैलाते जा रहे हैं, रोजगार के नाम पे इन पे कुछ नहीं होता, उद्योग के नाम पे इन पे कुछ नहीं होता, विकास के नाम पे इन पे कुछ नहीं होता। आज उत्तराखंड का क्या पूरे देश का जो है कर्जा वो बढ़ते ही जा रहा है, जीडीपी गिरते ही जा रही है, रोजगार कहीं नहीं है, कंपनी सब बंद हो रही है, लेकिन आज ये अधिग्रहण की बात ये कर रहे हैं। सालों साल से रह रहे लोगों को जब इन्होंने जमीन वहां पे दी होगी, चाहे वो किसी अधिकारी की वजह से मिली हो, चाहे वो किसी कर्मचारी की वजह से मिली हो, लेकिन 60 साल 70 साल एक पड़ा हुआ परिवार कैसे अचानक से बेघर करके आप उनकी रोजी रोटी को रात मार सकते हैं? कैसे जो एक मजदूर अपने घर को पाल रहा है वो अचानक रातों रात ये बताइए कि कैसे वो अपने घर से बेघर होके अगले दिन की रोटी भी जुटा पाएगा? तो उसका काम का क्या होगा, उसके घर का क्या होगा, उसकी बेटों की बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा का क्या होगा? ये सब अधिकारों का हनन इसी सरकार में देखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गलती भी हमारी है, यदि चुनी हुई सरकार भी हमारे द्वारा है, हमने ही चुनी है। इसलिए आपको ये साबित भी करना होगा कि अगर आप रंजीत रावत जी शिक्षक को विधायक बनाते हैं रामनगर में तो आपने उनका काम उत्तराखंड में ही देखा है। तो ऐसे जो भी हौसला तय कर मुख्यमंत्री बने वाले हैं इनको सबसे पहले साफ कर दे, बेमानों का राग कर दो तो इनको समझ में आ जाएगा कि सरकार किसी की होती, लोकतंत्र में जनता अधिकार होता है कि जब जनता चुनती है अपने लिए। आज जनता को लग रहा है कि हमने गलत सरकार चुनी है, गलत लोग चुने हैं, गलत नुमाइंदे चुने हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम इस आंदोलन को जारी रहेंगे जब तक जल जंगल जमीन हमें नहीं मिलेगी। हम इस पे अपने आप सब मिलकर इस आंदोलन को ऐसी जारी रखेंगे और संघर्ष रहेगा। संघर्ष हमारा नारा है, आवाज दो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पूरा सभी साथियों का वेलग्रामों का नगर सहयोगियों का सभी साथी बुजुर्ग माता बहनों का धन्यवाद, अध्यक्ष जी का धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी। आप क्योंकि वक्ताओं का बहुत लंबी कतार है और बहुत लोगों ने जो है सवेरे से अपना समय दिया हुआ है, तो मेरा कहना यह है कोई भी वक्ता इस बात से नाराज ना हो, क्योंकि हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है
और हमारे विपक्ष के नेता माननीय यशपाल आर्य जी ने हमें अपना कीमती समय दिया है, क्योंकि वो विपक्ष के नेता है। उनसे भी हमें वार्ता करनी है कि ताकि वो अपना विधानसभा में जाके हमारी बात को किस तरीके से ऊपर मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। इसलिए मैं वक्ताओं से क्षमा चाहूंगा कि बोलने में थोड़ा सा उनको नहीं आना पड़ेगा। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पूर्व विधायक सल्ट श्री रंजीत रावत जी को कि अपने शब्दों से हमारे। धन्यवाद शर्मा जी। आज कांग्रेस द्वारा आयोजित इस हल्ला बोल कार्यक्रम में बहुत ही सम्मानित हमारे प्रदेश के नेता विरोधी दल पूर्व मंत्री माननीय यशपाल आर्य जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। अरे हो गया इसमें भाई, मीटिंग को स्थगित हो गया। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देशबंधु रावत जी, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और संचालक भुवन शर्मा जी, मालधन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, हमारे महिला कांग्रेस कमेटी की तीनों अध्यक्षा, हमारी प्रदेश महिला की महासचिव सुमन जोशी जी, नगर के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम साहब, किशोरी लाल जी, गिरधारी लाल जी और हमारे वो तमाम साथी जो एक सोशल मीडिया के मैसेज से या एक सिंगल कॉल पर सब जो है अपने घरों से अपने साथियों को, संबंधियों को लेकर के उमड़ घुमड़ करके यहाँ पर पहुंच गए हैं। और अभी सूचना यह है कि बेड़ाजाल भी कुछ ट्रैक्टर जो है बेड़ाजाल पहुंच रहे हैं, कुछ जो है भवानीगंज से नीचे हैं और कुछ लोगों ने हमारे कुछ साथियों को जगह जगह अपने जो है मजमे लगा करके रोका, लेकिन उससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। आज दिक्कत है कि सरकार जिसकी जिम्मेदारी है आवाम के लिए, जनता के लिए आधारभूत ढांचा बनाने की, चाहे वो रोड हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, विद्यालय हो या दूसरे साधन हो, और उसके साथ साथ उनकी रोजी रोटी की, और जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर बनाने की, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है। इसीलिए स्वराज की कल्पना की थी हमारे बुजुर्गों ने। इस देश में जब अंग्रेजों का राज था, और ऐसा राज जिसका सूर्य अस्त नहीं होता था, 2/3 दुनिया में उनका राज था, तो उस हुकूमत के खिलाफ इस देश में एक अंग्रेज के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया गया और उनके खिलाफ आवाज उठाई गई। बाद में महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, तमाम नेताओं ने जो है कुर्बानियां दे करके, फांसियों पे चढ़ के, गोलियां खा के, किसी ने कोड़े खाए, किसी ने लाठी खाई, कोई जेल गया, यातनाएं सही, कुर्कियां हुई, लेकिन स्वराज प्राप्त किया। किस लिए किया? क्या कल्पना थी हमारे उन पूर्वजों की जिन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी? उनकी कल्पना थी स्वराज की। स्वराज मतलब अपना राज, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, अंग्रेजी में लोकतंत्र कहते हैं, हिंदी में जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। लेकिन कहाँ है आज वो फॉर द पीपुल? आज राज कैसा आ गया है? राज ऐसा आ गया है साथियों कि सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल करके हम सबके आवाज बना दे तो रहे अलग। जिस बेचारे ने जितनी भी सामर्थ्य से, अपनी मेहनत से, धूप पसीने, धूप में, बरसात में, अरे आइए महंपाल जी, स्वागत है आपका, सब मत बोलो, अपनी हाड़ मास गला करके अपने लिए जिसकी जैसी सामर्थ्य थी वो झोपड़ी बना पाया, टीन वाला बना पाया, छप्पर वाला बना पाया, लेंटर वाला बनाया, मकान बनाया, और आज नहीं बनाया। अभी आपने गिरधारी लाल जी को सुना तो वो सुना रहे थे सन 50 से 54 से 35 से
तब से लोग जहां पे रह रहे हैं, आज उनको अचानक एक तुगलकी फरमान निकाल करके कहा जाता है कि उजाड़ दो। ये तो ऐसा हो गया, लोग राजा के पास गए, हुजूर अंधेरा है, शहर में उजाला कर दो, और राजा ने फरमान दिया शहर में आग लगा दी जाए, चमत्कार कर दो, आग लगा दो चारों तरफ। ये ऐसे राजा आ गए आज हुकूमत में कि उजाला देने की बजाय आग लगा रहे हैं घरों में। मैं कहना चाहता हूं अधिकारियों से, जरा कान खोल के सुन लें, और जो जहां बैठा है, कोई भाग गया है मीटिंग का बहाना करके नैनीताल, कोई भाग गया आज देहरादून को, कोई कह रहा है मुझे तो तबीयत ही खराब है, डॉक्टर ने निकलने के लिए बाहर कर रखा, मना कर रखा है। इन सबको आज तबीयत खराब है, कोई कहीं भागा हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे एक एक कृत्य पे नजर है कांग्रेस की, और कांग्रेस सरकार चलाना भी जानती है, लोगों को बचाना भी जानती है, कानून बनाना भी जानती है, और आड़े तिरछे अधिकारियों को ठीक करना भी जानती है। कोई जी हजूरी में ज्यादा उत्साह में ना आए। अगर तुम हो इतने ताकतवर, इतने सामर्थ्यवान, अगर तुम हो भारत के संविधान के प्रति वफादार, जिसकी शपथ लेकर के तुम्हें नौकरी मिली है, सर्विस बॉन्ड भर करके, जिसमें समानता का अधिकार दिया हर एक को, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब G20 में तुम बुलडोजर चला रहे थे, अरे बोलो मत प्लीज, जब तुम G20 में बुलडोजर चला रहे थे तो तुम पहुंच गए थे बैराज पे एक दुकान तोड़ने के लिए। आए वहां पर कुछ भाजपा के नेता और तुमने सिर झुका दिए, हजूर मेरे आका करके घर को चले गए। तुम्हारे अंदर शर्म होती, गैरत होती, तुम भारत के संविधान के प्रति वफादार होते, तुम अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होते, तुम उस दुकान को तोड़ के आते या वही कोसी के पानी में डूब मरते। तुमको शर्म नहीं आई? लखनपुर से एक पान का खोखा हटाने में अपनी ताकत दिखाई तुमने, लेकिन एक दुकान जो है नहीं हटा पाए तुम। आज तुम कहीं पर बुलडोजर का पंजा मार रहे हो, किसी का छज्जा तोड़ा रहे हो। तुम्हें पता भी है देश में कानून क्या है? किसी भी कोई कहीं पर रह रहा है, उसका रास्ता कोई कानून नहीं रोक सकता। राइट ऑफ पैसेज हमारे फंडामेंटल राइट में है। आप नहर के ऊपर जो है पुलिया को तोड़ा रहे हो कि छज्जा डाल दिया, क्या कर रहा हो छज्जे में? वो आ जा तो रहा अपने घर में, और उसके घर का रास्ता तुमने बंद किया है नहर बना करके, उसकी जमीन में तुमने नहर बना करके उसके रास्ते के आगे गड्ढा किया है। अब घर जाने के लिए पुलिया बना रहा है, रास्ता बना रहा है, तो उसको तोड़ा रहे हो। ये कहता है हमारा कानून, ये कहता है हमारा संविधान, ये कहता है लोकतंत्र, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, कि जनता को आने जाने भी मत दो उसके घर में। रोटी रोजी मुहैया कराना तो रहा दूर, क्या कहा था 2014 में मोदी जी ने, हर खाते में 15 लाख आएंगे, काला धन आएगा, हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। नारा लगाया था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार। कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसानों की इनकम दुगनी करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, एक के बदले 100 सिर लाएंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। किया कुछ? चीन आज हमारे इस देश का रक्षा मंत्री कह रहा है, चीन 25,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह में बैठ गया है, हमारे जवानों को मार रहा है, वहां बस्तियां बना रहा है, गांव बना रहा है, उनके नाम बदल दिए गए। आतंकवाद आज भी हावी है, और रोज उत्तराखंड में शहीदों के शव आ रहे हैं। जो आ रहे हैं, ये बाकी लोग मत बोलो, जो आ रहे हैं उनको बैठने दो जगह तो, और जो है आगे खड़े हैं हमारे नौजवान जरा पीछे हो जाए, महिलाओं को बैठने दे। भैया मुझे जी आपके लिए भी कहा है, जरा पीछे हो जाओ। और कृपया ध्यान से सुने, क्या कहा था? किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे। हुई इनकम दुगनी? आज खाद महंगा, बीज महंगा, दवाई महंगी। जो हीरा खरीदने जाएगा, हम में से किसी ने खरीदा है? मुझे तो लग नहीं रहा। आपने खरीदा है?
तुमने शर्मा जी, अरे तुम्हारे को वकील साहब मिलती है, तुम ये करने में नहीं खरीदा। तो जो हीरा कौन खरीदता? बहुत अमीर आदमी जिनको हम जानते भी नहीं। माइक तो हीरा जो बहुत अमीर आदमी खरीदता है उस पर टैक्स कितना है पता है? 2.5%। हीरा खरीदोगे तो 100 रुपए में 2.5 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन आटा चावल खरीदोगे पेट भरने के लिए तो 100 रुपए में 5 रुपया देना पड़ेगा। आटा चावल पे दुगना टैक्स, हीरे पे आधा टैक्स और किसान के ट्रैक्टर पे 18% टैक्स। किसान अगर 2 से ज्यादा गाय पालेगा, अभी तुमको कानून की जानकारी है नहीं, जब पुलिस वाले लट्ठे लेके आएंगे ना और जीएसटी वाले चंदन, तब पता चलेगा। 2 से ज्यादा गाय पालोगे 18% टैक्स दोगे दूध बेचने पर। गुजर भाई सुन ले सब, तो गुलाम भाई तुम्हारा छोरा जो है ना ये बहुत तिगड़म करता है, अब देगा 18% टैक्स तो पता चलेगा। अगर आप किसान अपनी जमीन को बटाई पे देता है, आप सोचो मैं नौकरी कर लूंगा, 4 बीघे 6 बीघे 10 बीघे जमीन में गुजारा नहीं होगा, इसको किराए पे दे देता हूँ, तो उस पे भी 18% टैक्स है। ऐसा कानून लाए हैं ये अच्छे दिन वाले। 400 रुपए का सिलेंडर आज 1100 रुपए में मिल रहा है। बिजली के दाम बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए। ठीक कह रहे हमारी बहन, 1135 का खुला, पहाड़ में तो 1200 1300 का पहुंच रहा है। जहाँ जो बैठ रखा है इनको नीचे उतारा भाई पहले। ये मोहिन भाई तुम जरा उसको देखो, माइक को वहां जाके कौन बैठा है उनको नीचे उतारो। तो आज मैं महंगाई की बात कर रहा था, हर चीज कई गुना महंगी कर दी है। और हमारी जो वित्त मंत्री हैं भारत सरकार की, उनसे कहो महंगाई बढ़ रही है तो कहते हैं तो मौसम जिम्मेदार है इसके लिए। महंगाई बढ़ती है, मौसम जिम्मेदार है। रुपया गिरता है तो अमेरिका का डॉलर जिम्मेदार है। आपकी सड़क नहीं बनती, आपका बिजली नहीं आती, आपके नहर में पानी नहीं आता, तो उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, कहते हैं प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर के। आज इस सरकार की नीतियां क्या है, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मनरेगा एक योजना है, कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े कीजिए। मनरेगा कितने लोगों ने मनरेगा में मजदूरी किया? जरा वो हाथ खड़ा करें। बहुत सारे लोग हैं। मनरेगा जिसको विश्व बैंक ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना है, उसको प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मोदी जी ने पार्लियामेंट में, कि मनरेगा कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है, हम इसको बंद नहीं करेंगे, इसके ढोल को समय बेसमय बजाते रहेंगे, कांग्रेस की विफलता दिखाते रहेंगे। शर्म करो मोदी जी, अगर मनमोहन सिंह की सरकार मनरेगा नहीं चला जाती तो कोरोना में तुम्हारे पास कोई योजना नहीं थी। बैंक बंद हो गया था, फैक्ट्री बंद हो गई थी, दुकान बंद हो गई थी, स्कूल बंद हो गया था। कोई योजना अगर काम दे रही थी आदमी को, तो या तो उसका खुद का खेत था किसान का, वहां काम मिल रहा था, या मनरेगा में काम मिल रहा था, और कोई योजना नहीं थी। वो मनरेगा का बजट कितना है पता है? हमारी जो जीडीपी है, ये नौजवान और हमारी बच्चियां नोट करें, हमारी माताएं बहनाएं जो पढ़ी लिखी हैं नोट करें और इसको बताएं लोगों को। हमारी जीडीपी में हमारी विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना जिसे कांग्रेस ने शुरू किया था, उसका हिस्सा है मात्र 0.32%, यानी 100 रुपए में 32 पैसा। और जो अंबानी, अडानी, रिलायंस को सब्सिडी दी गई है, उनका लोन माफ किया गया है यशपाल जी, वो हमारी जीडीपी का 15%। 100 रुपए में 15 रुपया उद्योगपतियों के लिए और गरीब मजदूर के लिए 32 पैसा। ये इस सरकार की नीतियां हैं।
क्या कहा था प्रधानमंत्री ने चुनाव में 2014 में कि मेरी सरकार बनते ही पहली कोई फाइल करेगी तो वो किसानों का ऋण माफ करने का करेगी। लेकिन आज तक जो है वो ऋण माफ नहीं हुआ, आज तक वो ऋण माफ नहीं हुआ। अरे हो जाओ भाई साहब, चुप हो जाओ, हेलो शांत हो जाओ। और रवि तुमसे मैं कई बार कह चुका हूँ, ज्यादा उत्साह मत आओ, किनारे से करो। क्या हुआ? खाली नाराज हो रहे, किसी के आगे खड़े हो गए तो चिल्लाएंगे। तो मैं कह रहा था कि किसानों से कहा गया था पहला काम करेंगे, तुम्हारा ऋण माफ करेंगे, लेकिन आज तक किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ। उस समय किसान जब ये प्रधानमंत्री बने थे उस समय किसानों का ऋण था करीब 1,20,000 करोड़ रुपया, जो आज ज्यादा हो गया होगा तो 1.5 लाख हो गया होगा, लेकिन उसको माफ नहीं किया। उस 1.5 लाख 1.25 लाख करोड़ को माफ नहीं किया। और उद्योगपतियों का जो नीरव मोदी, नीरज मोदी, विजय माल्या, मोटा भाई, जेठा भाई, छोटा भाई जो पैसे लेके भागे, उनका और ये अडानी अंबानी इनका कितना माफ किया पता आपको? 15 लाख करोड़ रुपया अभी तक माफ कर दिया उनका। ऐसा नहीं है बीजेपी को दया नहीं आती, उनको तुमको दया नहीं आती, तुम्हारे लिए बुलडोजर है, लेकिन जो इनके आका है उनके आगे तो सिर झुका के खड़े रहते। उनको 15 लाख करोड़ दे दिया। आज भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई पड़ी है। अफाक भाई रुक जाओ। भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई पड़ी है, रुपया गिर रहा है, रोजगार 45 साल के अधिकतम बेरोजगारी की दर पे हम जी रहे हैं। हर घर में बेरोजगारों की लाइन लगी पड़ी है। सरकार जिसने कहा था हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वो अब तक 40 करोड़ रोजगार खत्म कर चुकी है। अकेले 40 लाख नौकरियां भारत सरकार में खाली हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। 1.5 लाख के 1.25 लाख के करीब उस प्रदेश सरकार में है, उनको भरा नहीं जा रहा है। रोज पेपर लीक हो जा रहे हैं। गजब देखिए, मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तराखंड के हमने देश में नकल रोकने का सबसे कड़ा कानून बना दिया है, और हल्द्वानी में उनकी पार्टी आभार रैली करती है नकल विरोधी कानून बनाने के लिए। उसी दिन जो है परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। जो परीक्षा हो रही है उसको लीक करा दे रहे हैं। क्यों लीक करा दे रहे हैं? एक पुरानी कहावत है, ना बजेगा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ना नौकरी देंगे ना पैसा देना पड़ेगा, झंझट ही खत्म। इसलिए पेपर लीक कराते रहो, और पेपर कराने के नाम पे लोगों से फीस वसूलते रहो। हर बार करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जाता है। कई लाख बेरोजगार हमारे फॉर्म भरते हैं, कोई 200-500 रुपए का चालान लगाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। ठन गोपाल, ये इस सरकार के हाल चाल हैं। और आज कह रही है आप जो तुम रह रहे हो इसको भी खाली करो, इसको तोड़ देंगे, बना देंगे नहीं, तोड़ देंगे। और क्यों तोड़ेंगे? अलग अलग जवाब है अधिकारियों के। मैं विभिन्न विभागों से बात करते रहता हूं। कोई कहता है साहब 2012 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वन भूमि में और सरकारी भूमि में जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। तो महारथियों, मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारी याददाश्त ठीक कर दो। वकील साहब खड़े हैं हमारे महेंद्रपाल जी, डॉक्टर महेंद्रपाल जी। 2012 में अगर हटाने का आदेश है तो पिछले साल तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो कोई व्यक्ति जहां पर भी बैठा है, जिस जमीन पे, प्लॉट पे, फ्लैट पे, जिस संपत्ति पे बैठा है, अगर उसको 12 साल से अधिक हो गए तो उसका मालिक है। बस पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा? तो सुप्रीम कोर्ट की बात तुम मान रहे हो तो पुराने आदेश को क्यों मान रहे हो भाई? नए को मानो जो पिछले साल ऑर्डर किया है कि जो भी जहां पर 12 साल से रह रहा हो उसका मालिक है, बनाओ उसके पेपर। लेकिन नहीं, उसका कोई जवाब नहीं है। इरिगेशन के अधिकारी को मैं देख रहा था, वीडियो देख रहा था कल उसकी, जिस तरह से वो बात कर रहा था लोगों से, लग रहा था वही मालिक है लोकतंत्र का। अरे भाई, तू मालिक नहीं है, तू केयर टेकर है। ये जनता के खून पसीने से इस राष्ट्र का निर्माण होता है। इसकी कमाई से तेरी तनख्वाह आती है, तेरी गाड़ी आती है, तेरी गाड़ी का तेल आता है, तेरे सबॉर्डिनेट की तनख्वाह आती है। लोकतंत्र में मालिक
ये बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं हम? जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। कौन है भाई जन? भाई खुशहाल सिंह जी कौन है जन? भाई आप हैं, ये हैं, मैं हूँ, इकाई हम हैं लोकतंत्र की। तो मालिक कौन है? मालिक भी जनता है। तो चौकीदार जनता से कह रहा है तू चोर है, तू हट जा। उस अधिकारी का देगा तो मैं कल हो जाऊंगा। अरे हमारे मेहनत से, हमारी तनख्वाह से, हमारे कमाई से तनख्वाह ले रहे हो, सुविधा ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, तुम्हें इतना गुरूर हो गया, तुम जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह मचलने के लिए तैयार हो। खबरदार, सुन रहे अधिकारी, जो जितना उत्साह चमचागिरी में इस समय दिखाएगा वो उतना नुकसान उठाएगा। कानून को समझो, लोकतंत्र को समझो, ये जनता मालिक है। और मैं कहना चाहता हूं सत्ताधारी दल से, तुम तोड़ो, सब तोड़ दो, लेकिन पहले इस्तीफा दो। जब वोट लेने गए थे तुमने पूछा था तुम अतिक्रमणकारी हो, तुम जंगल की जमीन में बैठे हो, तुम पीडब्ल्यूडी की रोड में बैठे हो, या तुम बिजली विभाग की जमीन में बैठे हो, तुम्हारा वोट हम नहीं लेंगे। उस समय तो माई बाप, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और अब घर घर को हटाने के लिए हो गया मोदी। तुमने जनता को तमाम झूठे ख्वाब दिखाए और आज जनता तुम्हारे छलावे में आ गई। उन्होंने काम करने वालों को बाहर कर दिया। हमारे घरों में एक कहावत था, सुनो ये बात सुनो, हमारे घरों में एक कहावत था, अगर बुधकर बार गई 3 वक्त और गल बार के 4 वक्त गला तो जिम्मेदारी चौपट है। अब जिसकी समझ में आ गया ठीक, जिसकी नहीं आया उसको समझाता हूँ। पहाड़ में कहते हैं जो बहू दिन भर खेतों में काम करके आती है, धान की गुड़ाई निवाई करती है, गेहूं का झाड़ निकालती है, गोबर डालती है, पानी लगा के आती है, घर को आते समय चूल्हे के लिए लकड़ी भी लाती है, गाय के लिए घास भी लाती है, गाय भैंस के लिए गाय भैंस का गोबर साफ करती है, और सास जो है उसको अगर 2 रोटी देगी। और जो बहू घर में बैठ के मम्मी क्या बनाऊं तुम्हारे लिए, मम्मी शिकंजी बना दूं, चाय बना दूं, कहते उसको 4 रोटी। तो अगर काम करने वाले को 2 रोटी दोगे और काम नहीं करने वाले को, गाल बजाने वाले को 4 रोटी दोगे तो सब चौपट होगा। भैंस गाय भी भूखी मरेगी, जमीन जायदाद में भी कुछ नहीं होगा। रमेश भाई होगा कुछ, धान से आया हमारे साथी, कुछ नहीं होगा ना। तो वो काम भैया आप लोगों ने भी किया। काम करने वालों ने, जिन्होंने आपको अधिकार दिया कि जो जमीन जोतेगा वो उसका मालिक होगा, किसने दिया अधिकार यशपाल जी? कांग्रेस ने दिया। नहीं तो हमने तो देखा है, हम बहुत छोटे थे, सुनते थे ये खैकर है, ये मालदार है, ये थोकदार है, क्या क्या। एक समान किसको बनाया? कांग्रेस ने। संविधान कौन लाई? कांग्रेस। समानता का अधिकार दिया, व्यवस्था की कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, आप सबके वोट से पैदा होगा। और वोट भी कैसा कि ये चंदन का भी उतना ही ताकतवर, रमेश भाई का भी उतना ही ताकतवर है। ये हमारी शर्मा जी हैं यहाँ पर, इनके बिना रावत जी कहेंगे मेरा नाम, इनका वोट भी उतना ही, जितना बड़ा वोट थोदार साहब का उतना ही जो है हर एक का। कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, गवर्नर है, उसके वोट की भी वही कीमत है जो लीलाधर जी की और उषा जोशी जी की है। ये नजदीक में रहते हैं इसलिए थोड़ी देर हो गई, क्या रहते भीड़ में फंस गए। तो आज समानता का अधिकार दिया, जमीन पे अधिकार दिया, शिक्षा का कानून बनाया, हरित क्रांति लाई। 64 तक इस देश में अकाल पड़ता था, लाखों लोग भूख से मरे थे। आज हम अन्न संपन्न देश हैं। राजीव गांधी कंप्यूटर लाए, सूचना प्रौद्योगिकी को लाए, जिसमें आज दुनिया में हम नंबर 1 हैं। इंदिरा गांधी परमाणु बम बना करके रख गई, आज दुनिया हमसे डरती है। मनमोहन सिंह मंगलयान चला के गए, आज दुनिया हमारी तरफ देखती है। दुनिया के अंतरिक्षयान हमारे यहाँ से छोड़े जाते हैं। लेकिन इन बाबा ने क्या किया? कांग्रेस के समय, जब कांग्रेस सरकार में थी, 14 तक
मेरे भाई और बहनों, 27 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे थे। आज हमारे प्रधानमंत्री बड़े गर्व से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन कौन लेता है? घर में खाने को नहीं है वही तो लेता है। तो इसका मतलब जो 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे, वो इनके अच्छे दिनों की सरकार में 80 करोड़ संख्या पहुंच गई है उनकी। ये इनका विकास है। और आज अब लोग ये ना पूछे हमारी रोजी कहाँ है, रोटी कहाँ है, महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई, तो लगा दो बुलडोजर। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से भी तत्काल अपने इस तुगलकी फरमान को वापस ले। एक तरफ गर्जिया मंदिर के लिए कई करोड़ की मोटर पुल बना रखी है, बल्कि पैदल जाते हैं लोग, वहां गाड़ी नहीं जाती, लेकिन पुल मोटरेबल है आरसीसी की। लाखों रुपया हर साल बाढ़ राहत का उसमें खर्च किया जाता है, और आप कह रहे हो ये अवैध है, तोड़ दो। एक तरफ मुख्यमंत्री बयान देते हैं, आपको भी स्मरण होगा यशपाल जी, वकील साहब को तो होगा ही होगा, 60 साल के बाद जो नए निर्माण हुए हैं जंगलों में, वन भूमि में, उनको तोड़ा जाएगा। धार्मिक स्थलों को तोड़ देते हैं। थपली बाबा को जो 140 साल पुराना है। अरे तुम्हें खुद पता नहीं है कहाँ क्या है? अधिकारी जैसे बरगला रहे हैं तुम वैसे बरगलाने में आ रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, इस तुगलकी फरमान को तत्काल वापस ले। लोगों को तुम रोजी रोटी नहीं दे सकते तो उनको सांस तो लेने दो, हवा तो खाने दो, उनको उनकी जगह पे रहने। तुम उनकी आवाज उजाड़ने वाले कौन हो? और लोकतंत्र में कोई अधिकार नहीं है तुमको। जब तक तुम उनके लिए नए मकान न बना दो तब तक तुम उनका पुराना मकान तोड़ दो। अगर मकान तुम कहते हो ये अपराधी हैं, गलत हैं, सरकारी भूमि पे बैठे हैं, तो मालिक तुम नहीं हो भूमि के, सरकार के मालिक भी यही हैं। इनके लिए नई भूमि चिन्हित करो। तुम टाइगर प्रोजेक्ट के हाथियों को, बाघों को, शेरों को, भालुओं को बचाने के लिए कोठीरा को, धारा को, झिरना को, लाल ढाक को खाली करा करके उनके लिए पूरा जंगल काट सकते हो। नया झरना में आपके सती मंदिर के आसपास का जंगल काट करके वहां पर जो है उनको बसा सकते हो। तो जो जिनको तुम 24 गांवों को और नहर पटरी वालों को कह रहे हो तुम आक्रमणकारी हो, इनके लिए भी काटा जंगल बसा दो। और तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम सरकार में बैठे हो। तुमने संविधान की शपथ ली है कि मैं बिना किसी भेदभाव के सबके साथ समानता बरतूंगा। अरे मुनीम खान खुद ही सो गया क्या वहां जाके? तो आज जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, इसलिए पहले पुनर्वास का और मुआवजे का प्रावधान करो, तब अपने बुलडोजर को बढ़ाओ। नहीं तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं बुलडोजर चलाने का। मैं कहना चाहता हूँ शासन से, प्रशासन से और सरकार से कि अपने इन तुगलकी फरमानों को वापस ले, नहीं तो इस संघर्ष को हम और तेज करेंगे। हम इस रामनगर में ही नहीं, हमारे नेता प्रतिपक्ष आए हुए हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात करूंगा। हम पूरे प्रदेश में इस मुहिम को चलाएंगे और तुम्हारी आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद नेताजी। एक बार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, रणजीत रावत, रणजीत रावत, यशपाल आर्वी, यशपाल आर्वी, मान बाजी, मान बाजी। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इन भाई का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और देर से आने के लिए, देर से आए हमारे ब्लॉक अध्यक्षा श्री उषा जोशी जी सवेरे से ही लोगों को एकत्रित कर रही थी, लेकिन बीच में फंस गई। उनका भी हार्दिक अभिनंदन। अब मैं महेंद्र जी से कहूंगा कि 2 शब्द अपने ओजस्वी भाषण से आशीर्वचन के रूप में। इस सभा स्थल पर उपस्थित लीडर ऑफ पोजिशन,
प्रिंसिपल यशपाल आर्या जी, मुख्य संयोजक के रूप में हमारे इस संघर्ष की रूपरेखा रखने वाले नेताजी रंजीत रावत जी, किशोरी लाल जी, विशेष रूप से नगर के अध्यक्ष शर्मा जी और महिला अध्यक्ष श्रीमती जोशी, जो जिनका रिफ्रेंस पहले भी दिया। मैं सबको संबोधन कर रहा हूँ। इस समय देर से आने के लिए हमारे उसमें थोड़ा सा हाई कोर्ट में इसी संबंध में, बाजारों के संबंध में एक रीट हमने तैयार करनी थी, उसको तैयार करने की वजह से थोड़ा टाइम लग गया। वो फाइल हुई है, इसमें आएगी सुनवाई, तैयारी करके हम आए हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से ये सरकार कार्य कर रही है, ये दुनिया कैसे बची। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आदमी किसी जगह पे बैठता, यही रामनगर का एक केस था। रामनगर के केस में ऐसा हुआ कि जब म्यूनिसिपल बोर्ड नहीं बनी, उससे पहले रह रहे थे, तो म्यूनिसिपल बोर्ड से कहा कि साहब हमारा हम रह रहे हैं, नजराना ले लो। 25 रुपया उन्होंने महीने का नजराना ले लिया। अब उनमें इविक्शन का केस चला, हाई कोर्ट में आया। मैं उस पास आए, मेरे से कहने लगे साहब ये केस है। जज कहने लगा तुम तो बिल्कुल इलीगल हो, तुम अनऑथराइज हो, गलत हो। मैंने कहा बिल्कुल गलत, मैं तो ये म्यूनिसिपल बोर्ड जब नहीं थी उससे पहले से था। और जब आप म्यूनिसिपल बोर्ड आई, कानून आया, हमने कहा भाई कानून में इस तरह से है, मेरा ये नजराना ले लो, तो मैं इलीगल कहाँ हुआ? तो उसने कहा था हाँ बात है। तो मैं ये कह रहा था कि जहां बसे आप उनको रेगुलाइज करो, नियम बनाए। रेगुलाइज का नियम है कि उस जगह पर रेगुलाइज करो, उसको कितना आना, 4 आना, 2 आना, 1 आना, उसके हिसाब से, शक्ति के हिसाब से जितना जमीन है देने को हम तैयार हैं। तो अब फिर हटाने की क्या बात है? अच्छा कानून पास सरकार करे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इसीलिए बना के सरकार अच्छा उत्तर प्रदेश से अच्छा कानून पास करेगी, लोगों के हित में करेगी। ये लोग कानून पास करना छोड़ के, उसको रेगुलाइज करना छोड़ के आप कह रहे हैं गलत। अगर सरकार तुम्हारी गलती है, गलती तुम्हारी है, इसलिए कि आप कानून पास कर ही नहीं रहे किसी तरह का। इधर आप बलून इन जगह सब देखिए, पाटकोट इन साइड में जहां लोग बसे हैं बहुत से फॉरेस्ट की जमीन में, संघीय पद्धति के तहत, उसमें यह है कि पार्लियामेंट ने कहा कि इनको रेगुलाइज करो। अब आगे कानून बढ़ा ही नहीं रहे। पार्लियामेंट का कानून है 2006 का, 2005-6 में मैं भी था उसमें, सब लोग थे उसमें जो पार्लियामेंट के मेंबरान कमेटी थी। तो उन्होंने रेगुलाइज करके वन गुज्जरों को, उसमें लंबे समय से जो जंगलों में रह रहे उनको रेगुलाइज करो। आप धक्का मारो, ये गलत प्रथा है। इस सरकार को जिस तरह से हम सबको, गरीबों को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस सरकार को उखाड़ने की कोशिश करनी है। हमने सबने लग करके यशपाल जी के नेतृत्व में, रंजीत रावत जी के नेतृत्व में, हमारे बड़े राष्ट्रीय नेता राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के, सोनिया जी के, सब, और खासकर हमारे मल्लिकार्जुन साहब आए। जब से आए हैं देश में परिवर्तन हुआ। हिमाचल में जीते और कर्नाटका में बहुमत से जीते। आज मल्लिकार्जुन जी के नेतृत्व में हम पूरे देश में जीतने की रूपरेखा रखे हुए हैं। ये क्या समझे? उखाड़ देंगे इसको हम हालत में। ये सरकार, उत्तराखंड की सरकार तो कुछ भी नहीं, ये तो बहुत छोटी सरकार है। हम तो जीते जिताए, अपनी गलतियों से हार गए। हम पहचान नहीं पाए आप लोग कि उस समय कैसे हमसे लड़ाई लड़नी है। हम कांग्रेस तो जनता के हित के लिए, कांग्रेस ने जनतंत्र की रूपरेखा रखी। अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, इतना बड़ा संविधान। उस संविधान के साथ आज कोई आदमी बड़ा नहीं, सब कानून के अंदर से बैठा हुआ मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, उसी संविधान के तहत कोई आदमी बड़ा नहीं है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हम सरकार एक अच्छा कानून पास करे, समझदारी से बात करे। यहाँ के एमएलए को सोच होनी चाहिए, वो रखे, तेरी जनता परेशान है,
धक्के खा रही है, बेघर हो रही है, और तुमने बचाना है, तुमने अच्छी व्यवस्था देनी है। तुम एमएलए इसलिए नहीं बने कि तुम व्यवस्था के खिलाफ जाओ, तुम व्यवस्था दोगे अच्छा कार्य करने के लिए, नहीं तो क्या जरूरत है। आपने चुन के दिया कि साहब अच्छी व्यवस्था दे। एक बात और कहना चाहता हूँ, 100 करोड़ रुपए यहाँ खर्च हुआ G20 में, उसके सम्मेलन में यहाँ, और अब 100 करोड़ का आप हिसाब ये नहीं दे। इन्होंने जितने लोग थे रुद्रपुर से लेकर गदरपुर से जितने रोडों में सब उजाड़े और उधार के पेड़ लाए, 100 करोड़ रुपया खत्म कर गए और दूसरे दिन पेड़ भी उठा के लेके। ये है वो सरकार, ये खाली लिपाई पुताई में विश्वास करती है। डेंटिंग पेंट अब उसकी लीज खत्म हो रही थी, फिर आपने दे दिया, उससे ऊपर से उसको पैसा देते उसको चलाने के लिए। डॉक्टर हमारे, सब कुछ हमारा, व्यवस्था हमारी, कार्य